हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे मिशन एजुकेशन आपके घर में। आज हम भारत की विदेश नीति की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। भारत हमेशा ही शांतिपूर्ण नीति वाला देश रहा है। आज तक प्राचीन काल से लेकर आज दिनांक तक भारत ने आज तक किसी भी देश पर पहले से आक्रमण नहीं किया है, यानी वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थक सदैव से ही रहा है। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना उपनिषद काल से चली आ रही है, वेदों के काल से चली आ रही है, उसका आज तक पालन किया है। उस भारत देश ने स्वतंत्रता के बाद विदेश नीति की विशेषताएं, कौन सी विशेषताएं अपनाई थी, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। भारत की विदेश नीति की सबसे जो पहली विशेषता है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी भारत हमेशा ही जियो और जीने दो के सिद्धांत पर चलता रहा है कि आप भी शांति से रहो और हमें भी शांति से रहने दो। हमेशा भारत का इतिहास ये बताता है कि जब भी किसी देश ने पहले आक्रमण किया, उसी का विरोध किया है, उसने पहले कभी स्वयं से कभी आक्रमण नहीं किया। हालांकि इस नीति के कारण समय समय पर भारत को बहुत अधिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। 1956 का सुएज नहर संकट, 1967 का अरब इजराइल युद्ध और 1960 का सिंधु जल समझौता, 1962 का भारत पर चीन का आक्रमण, 1965 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण, 1971 में भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण और 1999 का करगिल युद्ध। हमेशा ही भारत पर किसी अन्य देश ने आक्रमण किया, लेकिन भारत ने जब तक विरोध नहीं किया, जब तक उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं की। और वर्तमान में आज भारत और चीन के बीच जिस तरह के संबंध चल रहे हैं, वो भी भारत इसीलिए सहन कर रहा है क्योंकि भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का समर्थक रहा है। उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध। भारत की विदेश नीति की दूसरी विशेषता है कि भारत सदैव से ही उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोधी रहा है। विरोधी रहने का सबसे बड़ा कारण यह है कि भारत ने स्वयं अपने ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीति को झेला है। पुर्तगाल का आक्रमण, फ्रांस का, समय समय पर भारत पर अनेक विदेशी ताकतों ने आक्रमण किया और भारत ने उस आक्रमण के बाद जो दासता का जीवन जिया था, भारत के नागरिकों ने जो गुलामी का दर्द झेला था, उसके कारण भारत हमेशा उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है और साथ ही साम्राज्यवाद का, क्योंकि भारत का ये मानना है कि किसी भी नागरिक, अन्य देश के नागरिक की स्वतंत्रता का हनन करना किसी अन्य देश के शासक को अधिकार नहीं है। और इसीलिए भारत ने 1956 में मिस्र पर जो हमला हुआ उसका विरोध किया। भारत हमेशा से ही अमेरिका का खाड़ी देशों में जो हस्तक्षेप किया जाता है उसका सदैव विरोधी रहा है। भारत की विदेश नीति की तीसरी विशेषता है रंग भेद नीति का विरोध, यानी रंग के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। और भारत इसलिए विरोधी रहा क्योंकि अंग्रेजों के शासन के समय या ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में भारत ने इस रंग भेद नीति के दंश को भी झेला था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से इसका विरोध करना शुरू किया था क्योंकि अंग्रेजों का ये मानना था कि ईश्वर ने गोरी चमड़ी के लोगों को बाकी जो लोग हैं उन पर शासन करने के लिए भेजा है। इस मिथक को तोड़ने के लिए भारत ने सदैव से रंग भेद नीति का विरोध किया और इसीलिए नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे, उनकी जब तक आजादी नहीं हुई तब तक भारत है वो दक्षिण अफ्रीका का विरोधी रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को समर्थन। शुरू से ही भारत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और विदेशों के साथ अच्छे संबंध के लिए जाना गया है। रियासत काल में भी भारत ने इसी तरह की नीति अपनाई थी, यानी चाणक्य काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में हमेशा ही भारत विदेशों के साथ या पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध की नीति का समर्थक रहा है। तो भारत ने जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं गठित हुई उनका हमेशा समर्थन किया। भारत ने अपनी स्वतंत्रता से पूर्व ही संयुक्त राष्ट्र संघ को अपना समर्थन दे दिया था और स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात यानी 15 अगस्त 1947 के बाद यूएनओ की सदस्यता ग्रहण की और आज भारत है वो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का दावेदार है और ब्राजील, जापान ये देश है वो इनके समर्थक भी है। पंचशील के सिद्धांत पर आधारित भारत ने जो चीन के साथ मिलकर, मतलब उस समय भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री ने आपस में मिलकर पंचशील के सिद्धांत यानी विदेश सीमाओं का पालन करने के लिए 5 आचरण के सिद्धांत है वो तय किए।
उसका भारत आज तक समर्थक रहा है और उसने पालन किया है। हालांकि चीन ने 1962 में, 1965 में समय समय पर इस पंचशील सिद्धांत का उल्लंघन किया है, लेकिन भारत का 29 अप्रैल 1954 के बाद, 29 अप्रैल 1954 को पंचशील के सिद्धांत के समझौते पर हस्ताक्षर हुए। उस दिन के बाद से आज तक भारत ने कभी इन सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया है। पहला सिद्धांत है एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना। भारत अन्य देशों के साथ हमेशा स्वयं की प्रादेशिक अखंडता की भी वो रक्षा करता है और किसी भी देश की प्रादेशिक अखंडता को वो छिन्न भिन्न नहीं करता और हमेशा ही वहां की सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करने की भावना भारत में हमेशा रही है। दूसरा सिद्धांत है पंचशील का अनाक्रमण का सिद्धांत, यानी एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि भारत का ये मानना है जब भी युद्ध होता है, बहुत अधिक नरसंहार होता है, मानवता के लिए उसका मूल्य चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो भारत ने हमेशा ये अनाक्रमण के सिद्धांत का पालन किया। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। भारत ना तो अपने देश में किसी अन्य देश को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने देता है और ना ही वो किसी अन्य देश के, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में उसके बिना अनुमति के कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि श्रीलंका में शांति सेना भेजी, लेकिन जब उनको आवश्यकता हुई या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आदेशित किया गया, तभी वहां केवल और केवल शांति के लिए अपनी सेनाएं हैं वो भेजी है, वरना भारत कभी भी किसी भी देश के आंतरिक मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करता है। समानता की भावना, चाहे देश बड़ा हो चाहे छोटा हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो चाहे निम्न गरीब देश हो चाहे बड़ा देश हो, भारत ने कभी भी किसी भी देश को छोटा या बड़ा नहीं माना है, सबको समान समझते हुए समानता की भावना रखी है। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, भारत सदैव से ही सभी देशों को शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है, क्योंकि जब सभी शांतिपूर्वक रहेंगे तो सभी देश है वो विकासशील से विकसित बनेंगे, अविकसित से विकासशील बनेंगे। तो भारत का ये मानना है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सिद्धांत का पालन है वो सभी देशों को करना चाहिए। अगली जो विशेषता है गुट निरपेक्षता। भारत जब आजाद हुआ तो पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, अमेरिका समर्थक नाटो गुट और सोवियत संघ समर्थक वार्सा गुट। और दोनों ही गुट जब भारत स्वतंत्र हुआ तो दोनों की ये इच्छा थी कि या तो भारत नाटो की सदस्यता ग्रहण करे या वार्सा या सोवियत संघ के साथ मिल जाए। लेकिन जब भारत ने ये देखा कि भारत की उस समय की परिस्थितियां इस तरह की थी, किसी एक गुट में शामिल होने का अर्थ था उस गुट का समर्थन करना, और भारत की जो अन्य विशेषताएं थी शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अनाक्रमण, तो वो उन सिद्धांतों पर कायम नहीं रह पाता। इसलिए भारत ने उस समय गुट निरपेक्ष यानी किसी भी गुट के साथ शामिल न हो करके हमेशा ही सभी गुटों से निरपेक्ष भाव से और अन्याय का विरोध करने की जो नीति है वो अपनाई थी। गुट निरपेक्षता नीति के उस समय 3 कर्णधार थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, युगोस्लाविया के टीटो और मिस्र के नासिर। तीनों नाम आपको याद रखने हैं, नेहरू, टीटो और नासिर। तीनों ने मिलकर इस नए नीति का है वो आगाज किया था गुट निरपेक्षता की, और लगभग 140 के करीब देश है वो उसके सदस्य भी बन गए थे। गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में हम अलग से एक पूरा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको पूरा समझाएंगे कि गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता का जो शॉर्ट नेम है, नाम, एनियम, ये नॉन अलाइनमेंट की जो नीति है वो किस तरह से काम करती है, कब भारत ने इसको अपनाया और नॉन अलाइनमेंट के अलग अलग कब कब सम्मेलन हुए और कब इसको मान्यता दी गई। इस तरह का पूरा एक अलग से वीडियो आपको बताया जाएगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में गुट निरपेक्षता की नीति की प्रासंगिकता, क्योंकि आज दोनों गुट नहीं है, एक जो सोवियत संघ का गुट है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, नाटो भी इतना अस्तित्व में नहीं है, तो इस तरह के समय में गुट निरपेक्षता की नीति क्या आज प्रासंगिक है, किस तरह से यह पूरे विश्व को प्रभावित कर पाई, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। आज आपको भारत की विदेश नीति की ये 6 विशेषताएं हैं वो विशेषतया चर्चा की गई है कि भारत की प्रश्न आएगा भारत की विदेश नीति की विशेषताएं बताइए, तब आपको इन 6 विशेषताओं का वर्णन करना होगा और समय समय पर भारत ने इन नीतियों के समर्थन में या इन विशेषताओं को जिंदा रखने के लिए किस तरह का व्यवहार है वो अपनाया। वर्तमान में भारत का चीन के साथ जो व्यवहार है उसका आप
और अधिक विस्तार से चर्चा कर सकते हो इस प्रश्न में, क्योंकि भारत की विदेश नीति की जब चर्चा होती है तब आपको हमेशा ही उसमें जो करंट अफेयर्स है वो लिखने जरूरी होते हैं, तभी आपका उत्तर है वो प्रभावी होता है। तो खुश रहिए, घर रहिए, सुरक्षित।